यूरिक एसिड ब्लड प्रेशर का बाइस भी बन सकता है। यूरिक एसिड दर्द करता है, जोड़ सुजाता है, जिस्म में थकावट पैदा कर सकता है और बहुत कुछ करता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा यूरिक एसिड की वन बाय वन जो उसके जिस्म पे दूसरे असरात हैं उन पे बात कर सकूं। नंबर वन उनमें से जिस पे बात करने लगे हैं वो है यूरिक एसिड ब्लड प्रेशर भी करता है। वो कैसे? हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर वन, यूरिक एसिड ये चीज़ क्या है, इसकी डिटेल में पहले वीडियोस बना चुका हूँ और शायद एक नए सिरे से दोबारा बताऊँ। कुछ लेटेस्ट रिसर्च की बुनियाद पे अब क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। लेकिन आज की वीडियो का ताल्लुक़ है यूरिक एसिड और बीपी का ज़्यादा होना, यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कुछ लोग इसे टेंशन की ज़्यादती समझते हैं, नफ्सियाती टेंशन, लेकिन हाइपरटेंशन से मुराद ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। और मैं इसको इंक्रीज़ बीपी से इसलिए लिख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को बीपी के बढ़ना ज़्यादा समझ आएगा, हाइपरटेंशन शायद किसी के लिए कन्फ्यूजिंग हो। अच्छा, ब्लड प्रेशर का और यूरिक एसिड का रिश्ता जौन सा है वो पहली दफ़ा 1889 और 75 में भी, लेकिन 1879 में मोहम्मद नाम से एक शख्स थे, और मोहम्मद था या महमद, ये इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्पेलिंग उसके लिटरेचर में ऐसे ही मिलते हैं। तो इन्होंने बताया कि जनाब के यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर ये आपस में रिश्तेदार हैं, और अगर यूरिक एसिड हो जाए तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके बाद अब बहुत लंबा अरसा गुज़र चुका है, तकरीबन 150 साल इसके बाद आलमोस्ट गुज़र चुके हैं। अब हम क्या जानते हैं इसके बारे में? साइंस की रिसर्च की बुनियाद पे अब सारी बात करते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च हमें क्या बता रही है। एक एनहेंस सर्वे है, आप ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, आप इसे छोड़ दीजिए। ये काफ़ी बड़े पैमाने की कुछ रिसर्च होती है जिसके नतीजे में ये सर्वे पब्लिश होता है, और इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो लोग एडोलिसेंट्स हैं, यानी एडोलिसेंट्स वो हैं जो अभी बालिग नहीं हुए, या आप नाबालिग समझ लीजिए, टीन एज समझ लीजिए, उन लोगों में अगर यूरिक एसिड 5.5 से ऊपर था तो उनका ब्लड प्रेशर होने का चांस दुगना हो गया, यानी बीपी का चांस डबल्ड। अब ये बहुत बड़ी बात है, और हम यूरिक एसिड को अमूमी तौर पे 7 तक मर्दों में नॉर्मल लेते हैं और फीमेल्स में कुछ कम, लेकिन दुगना रिस्क हो जाता है अगर यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज के अंदर भी ज़्यादा हो, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चों में हम मोटापा कहते हैं कि बच्चे सेहतमंद होने चाहिए, मोटे ताज़े होने चाहिए, शायद इतना मुनासिब रवैया नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो साथ ही यूरिक एसिड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और मोटापे का अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, यूरिक एसिड के असरात आपको मैंने बता दिए। तो सेहतमंद जिस्म होना चाहिए जिसमें ना बहुत ज़्यादा मोटापा और ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और कोशिश करें कि प्रोटीन का इंटेक भी बेतहाशा ना हो, लेकिन मीठे या फ्रुक्टोज़ का बड़ा बुनियादी सी हैसियत है इस किस्म के यूरिक एसिड की ख़राबी में। और आज की वीडियो का एक टॉपिक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रुक्टोज़ जो मीठे की एक किस्म है उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता, और आज तक इससे पहले हम सिर्फ गोश्त और दालों पे ही ज़्यादातर ज़ोर देते आए हैं। एनहेंस सर्वे के बाद और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो उतनी मशहूर तो नहीं जितनी ये वाली हैं, लेकिन लोफलर नाम से एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने भी ब्लड प्रेशर के बारे में ये बताया कि अगर 5.5 से ऊपर 0.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस 38% तक बढ़ जाता है, जो सुनने में मुझे बजाते खुद भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये स्टडी भी पब्लिश्ड है और इसको बैक करने के लिए भी डेटा मौजूद है। फिर इसके बाद
यूरिक एसिड की बुनियाद पे एक और रिसर्च में ये आया कि जो खून की नालियों के अंदरूनी लेयर होती है उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। जहाँ दिल के, मिसाल के तौर पे दिल के मरीज़ों को जब दिल का अटैक होता है तो असल में यही लेयर होती है जिसको नुकसान पहुंचता है और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है नुकसान पहुंचने का, और फिर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें पता चला कि यूरिक एसिड इस एंडोथीलियम को डैमेज करता, नुकसान पहुंचाता है, यानी अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुंचाता है खून की नालियों की, और इसकी वजह से ओवरऑल दिल की कैफियत और खून की नालियों की कैफियत बिगड़ सकती है। फिर इसके अलावा अगली चीज़ ये पता चली कि एक कंडीशन होती है जिसे हम प्री एक्लैम्प्शिया कहते हैं। अब इसके अंदर जो हामला ख़वातीन हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनको भी यही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि यूरिक एसिड रिश्ता बन जाता है कि पहले यूरिक एसिड बढ़ा और कुछ अरसे बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसी वजह से जिन लोगों को गुर्दे का कोई मसला या पहले उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो उनके प्रेगनेंसी के दरमियान ALT का टेस्ट और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है और दीगर बहुत सारे टेस्टों के साथ, जो प्रेडिक्ट करता है कि ये मामला ख़राब होने वाला है। फिर रिसर्च की बुनियाद पे ये भी पता चला कि अगर यूरिक एसिड को ट्रीट किया जा सके, यानी कि ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड लेट सपोज ज़्यादा था, और ये अभी रिकमेंड नहीं किया जाता, मैं ये बता दूं कि नॉर्मल 5.5 से ऊपर यूरिक एसिड को ट्रीट किया जाए, लेकिन इसके हक़ में और इसके ख़िलाफ़ काफ़ी रिसर्च है और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है और यूरिक एसिड ज़्यादा है और उसको ट्रीट किया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू हो जाता है, यानी वो नीचे की तरफ आता है और ब्लड प्रेशर हाई होने की बीमारी से बचत हो सकती है। और इसमें कुछ स्टडीज़ के अंदर एलोप्यूरिनॉल नाम से दवाई दी गई, और एलोप्यूरिनॉल जैसे ज़ाइलोरिक की मेडिसिन है, इसी तरह कुछ और भी ड्रग्स हैं जो इसी कैटेगरी की हैं जिसको इस्तेमाल किया गया। ये तो कुछ रिसर्च की बातें थीं जो मैंने सोचा आपसे पहले शेयर कर दूं। अब एक सादगी के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से ब्लड प्रेशर क्यों होता है। इसको सिंपली हम कह सकते हैं क्यों या वाई। ब्लड प्रेशर तो एक जोड़ों के मसले की चीज़ है, इसकी वजह से ऐसा क्यों हो गया। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि हमारे जिस्म के अंदर ये सेल्स हैं लेट सपोज, और ये बैरूनी इन्वायरमेंट है। अब फ़र्ज़ करें कि ये जोड़ है, और तो जोड़ के अंदर अगर क्रिस्टल डिपॉजिट्स हो जाएं तो उसकी वजह से वो जोड़ सूज जाते हैं, यानी कि क्रिस्टल्स बन जाती हैं, छोटी छोटी टुकड़ियाँ डलियाँ बन जाती हैं यूरिक एसिड की। लेकिन ये तो गाउट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब ये सेल्स के अंदर बढ़ता है तो इससे तेज़ाबियत बढ़ती है। तेज़ाबियत का मतलब क्या है? एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिमुलेट होती हैं। नंबर 1 इनमें से ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में स्टिमुलेट होती हैं, और खून की नालियों की जब सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स में तेज़ाबियत बढ़ती है तो उससे फिर खून की नालियाँ तंग होती हैं, जिसे हम वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी खून की नालियाँ तंग होना शुरू होती हैं। ये वाला जो सा पार्ट है ये तकरीबन रिवर्सिबल है, ये बेहतर हो सकता है कि जब ये एक दफ़ा यूरिक एसिड ठीक हो जाए तो ये रिवर्स कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस जिस्म के अंदर से सोडियम की एक्सक्रीशन भी कम हो जाती है, यानी नमक को जिस्म से निकलने नहीं देता। और बाज़ का यूरिक एसिड ठीक भी हो जाए, लेकिन ये वाली जो सा ख़राबी जिस्म में आई होती है ये ठीक नहीं होती। तो इसका मतलब है खून की नालियों का तंग होने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर, नालियाँ तंग होंगी तो मुश्किल से ब्लड गुजरेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जिस्म से सोडियम नहीं निकलेगा तो सोडियम के इकट्ठे होने से भी ब्लड प्रेशर होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं।
और इसकी अगर मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म में जाएँ तो ये जिस्म के अंदर बहुत सारे नाइट्रिक ऑक्साइड का मसला बनता है, रास का मसला बनता है, एंडोथिलिन का मसला बनता है। वो चीज़ें आम लोगों की समझ से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन एक चीज़ इसके साथ मैं आखिर में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये सारा मसला शुरू कब हुआ। ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, बहुत अरसा पहले, हम स्टोन एज में रहा करते थे। और जब सर्दियाँ आती थीं तो सर्दियों के अंदर हमारे पास उमूमी तौर पे शिकार जो सा वो कम हो जाता था। तो उन दिनों के अंदर हमारे जिस्म के अंदर एक म्यूटेशन आई। वो जिगर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको यूरिकेज कहते हैं। यूरिकेज का मतलब है वो यूरिक एसिड को तोड़ने वाला। और ये एक हार्मोन, एक मॉलिक्यूल बना देता है उसका एलेंटाइन। वो एक बेज़रर सा मॉलिक्यूल है और वो जिस्म से निकल जाता था। लेकिन तब स्टोन एज में इंसान और किसी हद तक बंदरों में ये म्यूटेशन आ गई कि ये यूरिकेज हो गया। और उसकी बुनियाद पे होता ये था कि फिर हम जो मीठा खाते थे यानी फ्रूट खाते थे उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर दिया जाता था और वो फिर फ़ैट स्टोर हो जाती थी। और अगर फ़र्ज़ करें सर्दियों में कई दिन तक खाना नहीं मिला तो इस फ़ैट को बर्न करके हम गुजारा करते हैं। और अभी भी कई जानवर इस तरह गुजारा कर रहे होते हैं। तो स्टोन एज या पुराने ज़माने में तो इसका बड़ा फ़ायदा था। लेकिन अब मसला ये है कि अब इसकी वजह से अगर हम मीठा भी ज़्यादा खाएंगे तो उसके साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अल्टीमेटली उससे फ़ैट बढ़ेगी और जिस्म के सारा निज़ाम धर्म बरम होगा। यूरिक एसिड किन किन वजूहात से बढ़ता है मैं इसकी वीडियो अलहदा कर चुका हूँ। और लेटेस्ट कुछ रिसर्च इसमें मज़ीद आई है। मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी इसके अंदर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अल्कोहल और बाकी चीज़ों का तो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन फ्रुक्टोज़ एक रिलेटिवली नया कंसेप्ट है जो पिछले 10 साल के अंदर इंसान समझे हैं। इसके अंदर मीठा खाने से भी ये प्रॉब्लम बनती है यूरिक एसिड बढ़ने की। पहले हम सिर्फ गोश्त का समझते थे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि उनका यूरिक एसिड का मामला बिगड़ सकता है। अगर वो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी उनका मामला बिगड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि गोश्त दालें जो उनसी हैं उनकी अगर आप ख्याल कर रहे हैं तो साथ मीठे का भी ख्याल कीजिए। अगर आपने मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे जो रिफ़ाइंड शुगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी अल्टीमेटली यूरिक एसिड पे इफ़ेक्ट आएगा और उससे आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूरिक एसिड के मसले को समझने में थोड़ी आसानी पैदा होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।